Hello students, today I will discuss the process of DNA replication. DNA replication means synthesis of new strand of DNA from the parental strand. DNA replication occurs during S phase of the cell cycle, and DNA replication is a complex process. This complex process occurs with the help of several enzymes. तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट इन प्रोकैरियोट इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म बिकॉज प्रोकैरियोट का जो डीएनए है, दिस डीएनए इज नॉट लिमिटेड बाय एनी मेम्ब्रेन. सो प्रोकैरियोट में सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होगा. न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इवेंट्स होंगे वो तो बाद में, लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा, किन किन चीज़ों के बिना हम रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकते. तो रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर बोर्ड पर है. कुछ एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट, अगर वो एंजाइम्स नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं. तो ये एंजाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. पहले इस नाम का मतलब समझते हैं. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि बिना डीएनए के डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ तो जाकर डीएनए का फॉर्मेशन हुआ. दिस पॉलीमराइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम. चूंकि पॉलीमराइजेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का हुआ है इसलिए ये एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन करेगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, लेकिन ये पॉलीमराइजेशन डीएनए डिपेंडेंट होगा. डीएनए डिपेंडेंट का मतलब ये कि बिना डीएनए के हम डीएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते. आपने पिछले क्लासेस में भी सुना ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कुछ आपको समझ में आया होगा जब आपने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की बात सुनी थी. क्या सुना था आपने कि हमारे पास पेरेंट डीएनए है, इस पेरेंट डीएनए के सीक्वेंस, सपोज यहाँ पर ये सीक्वेंस है और यहाँ पर ये सीक्वेंस होगा, तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड पहले हम सेपरेट करते हैं एंड जब ये सेपरेट हो जाता है तो इसके न्यूक्लियोटाइड को देख करके हम न्यू न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करते हैं, जिसके कारण डीएनए के नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो पाती है. यानी हमें पेरेंटल डीएनए एज टेम्पलेट चाहिए ही. बिना टेम्पलेट के हम डीएनए की सिंथेसिस नहीं कर सकते. तो टेम्पलेट कौन देगा? डीएनए ही देगा ना. डीएनए के टेम्पलेट को ही यूज करेंगे ना, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट, बिना डीएनए टेम्पलेट के ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता. इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि डीएनए में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है ये पूरी तरह से हमारे सेंट्रल डोग्मा को रेगुलेट कर लेता है. क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होती तो एग्जैक्टली हम ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकते, जैसे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं वो भी नहीं हो पाता, तो फिर हमारे पास एग्जैक्टली कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती. सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर डीएनए. ठीक है, अब पहला एंजाइम सुना आपने, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ये एंजाइम है, दिस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय कॉर्नबर्ग. So this enzyme is also called as Kornberg enzyme. ठीक है, डिस्कवर किया इसको कॉर्नबर्ग. So this enzyme is called Kornberg enzyme. ये एंजाइम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट टाइप्स के हैं. प्रोकैरियोट के पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पूरा नाम इसका है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और डीएनए पॉलीमरेज, और शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? शॉर्ट में इसको लिखते हैं डीएनए पॉल. शॉर्ट में इसी को लिखेंगे डीएनए पॉल. कॉर्नबर्ग एंजाइम भी है ये. और ये एंजाइम प्रोकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2 एंड डीएनए पॉल 3. यानी डीएनए पॉलीमरेज 1, DNA polymerase second and DNA polymerase third.
देखो डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। डीएनए पॉलीमरेज बहुत सही तरीके से बेसेस को ऐड करता है, यानी इसमें जो गलत बेस के एडिशन का रिस्क बहुत कम होता है। रेयर केसेस होंगे जहां पर 10,000 न्यूक्लियोटाइड में से कोई एक बेस ये गलत कर सकता है, अदरवाइज ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम है, इसको जैसा बेस मिलता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस को ये यहाँ पर ऐड करता रहता है। लेकिन अगर सिंगल बेस भी हमारा गलत हो जाए तो आपको पता है, आपने एक सिंगल सीक्वेंस को चेंज करने से पॉइंट म्यूटेशन देखा था जिसमें हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्ट होकर के सिकल सेल हो सकता है। यानी एक छोटा सा बेस सीक्वेंस अगर चेंज कर जाए तो इसके कारण हमें एक बड़ा सा डिसऑर्डर मिल सकता है, ये लेथल भी हो सकता है, क्योंकि एक छोटा सा चेंज भी म्यूटेशन है और ये म्यूटेशन हमारे पास एक बेस पर भी लेथल हो सकता है, बड़े सीक्वेंस पर भी लेथल हो सकता है। तो हमें इस रिस्क को कवर करने के लिए कोई एक ऐसा एंजाइम चाहिए जो ये एंश्योर करेगा कि जो डीएनए की सिंथेसिस हुई है उसमें बेसिस वैसे ही आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आए हैं, कोई उसमें गलती नहीं है। इस प्रोसेस को करने के लिए जो प्रोकैरियोट्स के पास एंजाइम है, दिस एंजाइम इज डीएनए पॉल 1 एंड इट इज प्रूफ रीडिंग एंजाइम। ये प्रूफ रीडिंग करता है, यानी रेप्लिकेशन के बाद ये थोरोली पूरे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड को एक बार स्कैन करके देखता है कि कहीं पर कोई गलत बेस का एडिशन ना हो गया हो। अगर गलत वेट का बेस का एडिशन होगा तो वो इसको रिप्लेस करेगा। तो ये आपका प्रूफ रीडिंग हो गया। थोड़ा बहुत ये रिपेयर में भी यूज होता है, यानी डीएनए अगर कहीं पर डैमेज हो गया बनने के बाद या फिर पेरेंटल डीएनए स्टेज ही कहीं पर डैमेज हो गया, देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयर। ठीक है, मेन फंक्शन इज प्रूफ रीडिंग। सेकेंड एंजाइम इज डीएनए पॉल सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड स्पेशलाइज्ड रिपेयर एंजाइम है। डीएनए कहीं पर भी डैमेज है तो इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारे पास ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड यूज होता है। प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग यूकैरियोट को डिस्कस नहीं कर रहे। थर्ड इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड and this is the actual enzyme which helps in polymerization of DNA strands. So this is actually polymerase enzyme which starts polymerization of nucleotides. So this is DNA polymerization enzyme और ये DNA polymerization enzyme DNA पॉल थर्ड है जो प्रोकैरियोट्स में नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, एंजाइम के नाम आपको याद कर लेने पड़ेंगे। प्रोकैरियोट्स में 3 हो गए, डीएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। पॉल 1 प्रूफ रीडिंग, पॉल सेकेंड क्या हो गया, रिपेयर, थर्ड हमारा पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम हो गया। नेक्स्ट है इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के पास 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट हैं। दीज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आर डीएनए पॉल अल्फा, डीएनए पॉल बीटा, डीएनए पॉल गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये 5 टाइप के हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है। ये जहां से रेप्लिकेशन होगा उन साइट्स को आइडेंटिफाई करेगा, फिर रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बीटा यूकैरियोट्स में भी सीक्वेंस में अल्टरेशन हो सकता है रेप्लिकेशन के दौरान, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रूफ रीडिंग और रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर डीएनए पॉल सेकेंड हमारे पास रिपेयर एंजाइम है और ये प्रूफ रीडिंग करता है। ठीक है, थर्ड इज डीएनए पॉलीमरेज गामा। ये डीएनए पॉलीमरेज गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, आपको पता है हमारे पास 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास ऑर्गेनेलर डीएनए, वहां पर भी हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के रिपेयर करने के लिए हमारे पास डीएनए पॉल गामा प्रेजेंट है। अल्फा हमारा इनिशिएशन करता है, बीटा हमारा रिपेयर करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, और गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर करता है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉल डेल्टा, ये मैन एंजाइम है which undergoes polymerization of DNA। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूकैरियोट्स में डीएनए पॉल डेल्टा है और प्रोकैरियोट्स में ये फंक्शन को कौन करता था, डीएनए पॉल
थर्ड करता था और यहाँ पर डीएनए पॉल डेल्टा करता है। लास्ट इज डीएनए पॉल एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन हीला सेल्स की माइटोटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। हीला सेल्स कहते हैं हेनरिटो लैक्स एक कैंसर पेशेंट थी, उसके ओवेरियन कैंसर से कुछ सेल्स में, कैंसर किसको कहते हैं, कैंसर का मतलब होता है रिपीटेड माइटोटिक एक्टिविटी, तो वहां पर रिपीटेड माइटोटिक एक्टिविटी हो रही है मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। तो हीला हेनरिटो लैक्स पेशेंट का नाम है, उसके ओवरी से जो कैंसरस सेल्स है उसमें जो माइटोटिक एक्टिविटी हो रही थी, उस माइटोटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन रिस्पॉन्सिबल था। तो उस पेशेंट के सेल्स से डिस्कवर हुआ था, तो नाम को ऑनर करने के लिए इसका नाम हीला सेल्स पड़ गया। हेनरिटो लैक्स सेल्स है ये, और कह सकते हैं इसको कि कैंसर सेल्स की एक्टिविटी यानी उसमें जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है उसको ये रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। क्लियर हो रहा है? इनके अलावा यानी ये मेन थे हमारे डीएनए पॉलीमरेज, इनके बिना तो हो ही नहीं सकता रेप्लिकेशन। इसके अलावा हमें जो एंजाइम्स चाहिए उसमें से वन एंजाइम इज प्राइमेज। अब डीएनए हमारे पास टेम्पलेट देता है और इस टेम्पलेट को देख करके हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करनी होती है। दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसिस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तब इस एक्टिविटी को कर पाता है जब इसको एक छोटा सा प्राइमर हम प्रोवाइड करते हैं, और ये प्राइमर एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कहते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिक्वायर होता है किस लिए, तो डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए इसमें लगभग 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो 5 प्राइम के जैसा एक्ट करता है, और इस प्राइमर की सिंथेसिस करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, ये प्राइमेज, और ये 5 to 12 न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रेच बनाता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच का फॉर्मेशन करता है, जस्ट आरएनए कह सकते हैं, आरएनए के जैसा बनाता है ये, और जिसमें 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। दिस इज प्राइमर। सो प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। सो दिस प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए, मतलब अगर डीएनए कहीं टूट गया तो डीएनए के स्ट्रैंड को चिपकाने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए, दिस इज लाइगेज। लाइगेज एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ भी देता है। नेक्स्ट है टोपोआइसोमेरेज और जाइरेज। यूकैरियोट्स में एंजाइम का नाम टोपोआइसोमेरेज है, एंड इन प्रोकैरियोट्स सेम एंजाइम इज कॉल्ड जाइरेज। टोपोआइसोमेरेज का मतलब ये होता है कि देखो डीएनए का स्ट्रैंड इलेक्ट्रोनिमिकली कॉइलिंग किए हुए था, यानी इसके दोनों स्ट्रैंड ऐसे एक दूसरे में खूब उलझे हुए हैं, और इतना ये बहुत दिनों से इतने ये कंप्रेस्ड कंडीशन में है, इतने कॉन्डेंस्ड कंडीशन में कि जब ये थ्रेड को हम सेल डिवीजन के दौरान स्ट्रेट करके सीधा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इंटरवाइंडिंग का टेंशन होता है। इस इंटरवाइंडिंग के टेंशन के कारण फिर से स्ट्रैंड पहले के जैसा उलझ जाता है। अगर पहले के जैसा उलझ जाता है तो हमें रेप्लिकेशन करने में दिक्कत होगी, यानी डीएनए पॉलीमरेज फिर सही से रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, यानी डीएनए के स्ट्रेच को सीधा करके रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, और इसके साथ एक और एंजाइम है यहाँ पर, एंड द एंजाइम इज हेलिकेज। टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन क्या हुआ, ये इंटरवाइंडिंग के टेंशन को रिलीज करता है, रिलीजेस द टेंशन ऑफ इंटरवाइंडिंग के टेंशन को ये रिलीज करता है। अनदर एंजाइम इज लाइगेज, सॉरी लाइगेज तो हो गया, अनदर एंजाइम इज हेलिकेज। देखो डीएनए का ये स्ट्रैंड था, अभी आपने क्या सुना, इन दोनों के बीच में बेस सीक्वेंस मान लो ATGC था, TACG इसमें होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यही इनको स्टेबल करके रखता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जब हम ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे तो हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा इस हाइड्रोजन बॉन्ड को। दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिसॉल्व्ड बाय हेलिकेज एंजाइम। सो हेलिकेज का क्या फंक्शन है, ये हमारे पास इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसॉल्व कर देता है, मेल्ट कर देता है डीएनए को,
देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हेलिकेज का फंक्शन। नेक्स्ट कुछ प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है, एंजाइम्स आपके इतने हो गए। कुछ प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स हैं, SSBP, बीटा क्लैम्प लोडिंग। SSBP is called single stranded binding protein. Beta clamp and clamp loading are another proteins. इनका फंक्शन सुनते हैं। देखो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये पूरी जिंदगी डबल स्ट्रैंडेड था। अगर आपने इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अकेला कर दिया तो इसे साथ में रहने की टेंडेंसी थी। जब इसको बीच से तोड़ के अलग करेंगे तो ये वीक हो जाएगा स्ट्रैंड, और ये वीक स्ट्रैंड कहीं डैमेज ना हो जाए रेप्लिकेशन के दौरान, तो इस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ सपोर्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, जब डीएनए को हम स्ट्रैंड को खोल देते हैं तो ये स्ट्रैंड हमारा ऐसे खुल जाता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाता है तो ये दो थे तो मजबूत थे, जब आपने सिंगल कर दिया तो इनके टूटने का या डैमेज होने का खतरा होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कुछ सपोर्टिव प्रोटीन्स डालते हैं। दीज सपोर्टिव प्रोटीन्स आर SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए का है इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। बाइंडिंग प्रोटीन SSBP, दोनों थ्रेड जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उस पर ये इसको सपोर्ट करने के लिए आता है। सेकेंड इज बीटा क्लैम्प एंड क्लैम्प लोडिंग। क्योंकि मैन डीएनए इस डीएनए पॉलीमरेज बॉस है, वो उसी से रेप्लिकेशन होगा, तो वो एंजाइम ऐसे नहीं कि न्यूक्लियस में जहां तहां भटक रहा है, वो आसानी से, वो हैवी प्रोटीन है और वो आसानी से साइट ऑफ रेप्लिकेशन तक आने के लिए रेडी नहीं होता। तो उस डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए रेप्लिकेशन साइट, अभी हम लोग इसके बाद मैकेनिज्म में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे साइट डीएनए का, और आई साइट होता है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए न्यूक्लियस में कहीं भी डीएनए पॉलीमरेज रेस्ट कर रहा होगा, तो इसको उठा करके साइट ऑफ रेप्लिकेशन तक ले जाने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं। दीज आर बीटा क्लैम्प एंड क्लैम्प लोडिंग प्रोटीन्स। ये उसको उठा करके साइट ऑफ रेप्लिकेशन तक ले जाते हैं, तब जाकर के डीएनए पॉलीमरेज अपने फंक्शन को करना शुरू करता है। सो दिस इज रिक्वायरमेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ये एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट, प्रोटीनस कॉम्प्लेक्स का रिक्वायरमेंट। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो कि डीएनए के फॉर्मेशन में जाएगा। डीएनए के फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो एडिनोसिन होगा, इसमें हमारे पास थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स को भी हमें पहले सिंथेसिस करना पड़ेगा, और सिंथेसिस करने के बाद हम फिर डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आई विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? ओके।